गुड मॉर्निंग। आज हम C++ में ड्राइव डेटा टाइप्स किस प्रकार से डिफाइन करते हैं उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1 इज अरेज। C में और C++ में अरेज को डिफाइन करने का तरीका लगभग सिमिलर है। ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? कि C में जो हम स्ट्रिंग के केस में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने डिफाइन करते हैं उतना ही स्पेस मेमोरी में C के कंपाइलर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है या करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट CHAR STR4, तो C लैंग्वेज में इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है, STR is nothing but a string variable। इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं? 4 कैरेक्टर्स। लेकिन ये चीज़ भी हमें पता है कि जब भी मेमोरी में हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं तो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर नल होना चाहिए। यानी कि कंपाइलर C लैंग्वेज में इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्जामिन नहीं करता है कि आप उस स्ट्रिंग के अंदर जितना साइज आप डिफाइन करते हैं उतने कैरेक्टर रखने के लिए वो रेडी है। जबकि C++ में कंपाइलर इस बात को एग्जामिन करता है कि अगर कोई अरे स्ट्रिंग की है और वहाँ पे आपने साइज डिफाइन किया हुआ 4, तो वो 3 अक्षर की स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। अंतिम जो स्पेस है वो नल कैरेक्टर के लिए उसने रिजर्व माना हुआ है। जबकि C की लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर इस चीज़ को इग्नोर करता है। वहाँ पे यूज़र को ध्यान रखना पड़ता है कि जो मैं स्ट्रिंग का साइज दूंगा उस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग होगी वो 1 अक्षर कम होगी, क्योंकि अंतिम कैरेक्टर उसे क्या प्लेस करवाना है? नल। इसके अलावा देयर इज नो डिफरेंस INT साइज ब्रैकेट में 5। इसका मतलब है साइज इज नथिंग बट ए अरे वेरिएबल विच कैन स्टोर 5 इंटीजर्स। तो कंपाइलर यहाँ पे क्या करेगा? 1 इंटीजर के लिए 1 वर्ड और 5 इंटीजर के लिए 5 वर्ड की जगह मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। प्रत्येक वर्ड में 1 इंटीजर को स्टोर करेगा। अब इसे डिराइव डेटा टाइप इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे 1 इंटीजर को स्टोर करने के लिए कंपाइलर को पता है कि 1 वर्ड का स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, और जब भी हम उस डेटा को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और वहाँ इंटीजर की जो वैल्यू है या इंटीजर जो है वो उसमें स्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन व्हाट हैपन्स जब हमारे पास किसी एक ही डेटा की मल्टीपल वैल्यूज है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ए स्टूडेंट तो आई कैन हैव ए डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट मार्क्स हो सकते हैं।
तो मैं उन सभी मार्क्स को एक साथ रखना चाहता हूं, तो आई कैन क्रिएट एन अरे, आई कैन क्रिएट एन ग्रुप INT सब मार्क्स ब्रैकेट में 4, यानी कि सब मार्क्स ब्रैकेट में 0, ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में 3। ये कितने हो गए? 4 मेंबर्स। अरे का पहला मेंबर 0 सबस्क्रिप्ट से डिफाइन किया जाएगा। अरे का दूसरा मेंबर, अरे का नाम ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट 1, इसी प्रकार से अरे वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट 2। तो कुल मिला के हमारे पास कितने मेंबर हो गए? 4 मेंबर हो गए, और इनकी चारों वैल्यूज मेमोरी में एक साथ स्टोर की जा सकती है। तो हमने क्या कर लिया? 4 इंटीजर का एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप की इंडिविजुअल वैल्यूज को अपन ने किस नाम से जाना? मेंबर के नाम से। तो यहाँ मेंबर का नाम क्या होता है? अरे का नाम ब्रैकेट में उस मेंबर की सबस्क्रिप्ट यानी कि उसकी लोकेशन, और अरे की लोकेशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। उसकी भी अपनी एक वजह है। वजह यह है कि मान लीजिए आपके पास ये है आपका सब मार्क्स 0, ये 1, ये 2 और ये 3। माना कि इसका इनिशियल एड्रेस कितना है? 1000 बाइट्स। तो हम इस मेंबर को जब एक्सेस करते हैं सब मार्क्स ब्रैकेट में 0, तो व्हाट हैपेंस? देयर इज अ फार्मूला, द बेस एड्रेस ऑफ द अरे इज 1000 प्लस आप कौन से मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं? 0th एलिमेंट यानी कि फर्स्ट मेंबर, यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाई ऑफसेट, यानी कि मेंबर का ऑफसेट कितना है, या यूँ कहें कि प्रत्येक वैल्यू के लिए कितनी जगह रोकी गई है, दैट विल डिफाइंड बाय INT। INT का मतलब 1 वर्ड, और अगर हमारा कंप्यूटर 16 बिट का है तो कितने बाइट हो गई? 2 बाइट्स। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 1000। अगला एड्रेस ऑटोमेटिकली 1002 होगा, क्योंकि एक इंटीजर को कितने बाइट? 2 बाइट। अगला कितना है? 1004। अगला कितना है? 1006। नाउ अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वही फार्मूला लगेगा, 1000 प्लस स्क्रिप्ट कौन सी है? 2, ऑफसेट कितना है? 2, यानी कि 1004। तो 1004 इस एड्रेस को एक्सेस किया जाए। अगर हम इसे 1 से स्टार्ट करते तो क्या होता? 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 1002। वो कहाँ पहुँच जाता? अगले एलिमेंट में। इसलिए अरे की सबस्क्रिप्ट को हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। नाउ ये डिराइव डेटा टाइप है। प्राइमरी डेटा टाइप के वैल्यूज़ को अगर हम एक ग्रुप में बनाते हैं, यहाँ तो क्या था? सिमिलर टाइप की वैल्यूज़ का ग्रुप था। अगर यही चीज़ फ्लोट की होती तो वो भी सिमिलर टाइप की वैल्यूज़ का है। तो हमारे भी डिमांड अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि हमें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को एक ग्रुप बनाना चाहें तो उसकी डिराइव डेटा टाइप अलग होगी। नाउ कमिंग टू सेकंड, पॉइंटर्स। व्हाट इज पॉइंटर? जो लोग सी में पढ़ चुके हैं उसके अलावा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई पॉइंटर कहते कैसे। आई कैन एक्सप्लेन यू दिस। सपोज INT A, तो यहाँ हम कहते हैं कि A इज अ वेरिएबल हुज डेटा टाइप इज इंटीजर, यानी कि इसको जब इंटरप्रेट किया जाएगा या इसके अनुसार काम किया जाएगा तो C के कंपाइलर के द्वारा या C++ के कंपाइलर के द्वारा मेमोरी में 1 वर्ड की जगह ऑक्यूपाई की जाएगी। माना
कि जहाँ से इसको जगह मिली उसका बाइट नंबर क्या था 1000, इसे हम क्या बोलेंगे, बेस एड्रेस ऑफ कौन सा वेरिएबल, ए वेरिएबल। कुल कितनी जगह है, 2 बाइट्स। ये मानते हुए कि सीपीयू का साइज कितना है, 16 बिट का है। ओके, अब इस लोकेशन पे हमने वैल्यू असाइन करवा दी 12, तो 12 इज असाइन टू ए, यह क्या स्टोर हो गया 12। अब हम आगे प्रोग्राम में अगर ये लिखते हैं k इज इक्वल टू ए प्लस 12, तो कंपाइलर क्या करेगा कि ये सापेक्ष में जो उसने एड्रेस नोट किया हुआ ए का, दैट इज 1000 पे वैल्यू कितनी है 12, उसको एक्सेस करेगा और 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, और 24 को कहाँ छोड़ दिया जाएगा, के में। इसी प्रकार से के की भी मेमोरी में कई जगह होगी, वहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम मेमोरी में रखी गई वैल्यू को एक्सेस करने का काम किसके साथ कर रहे हैं, वेरिएबल के नाम के साथ। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का एड्रेस इस्तेमाल करें तो इस सिमिलर लाइक कि देयर इज ए कॉलोनी में 100 मकान है, हर मकान का अपना एक नाम भी है, हर मकान का अपना एक नंबर भी है। क्लियर। अब अगर हम कहें पोस्टमैन को कि भाई डाक दे के आओ और उसके लिफाफे पे सिर्फ एड्रेस के रूप में मकान का नाम लिखा हुआ है, तो उसको मकान का नाम सर्च करने में परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट करेगा पहले मकान से, उस मकान का नाम लिखेगा क्या है, तब ये तो संजय निवास है, उस पर क्या एड्रेस है, गुरु कृपा है, तो उसको छोड़ देगा, फिर अगले बच जाएगा। तो वो क्या करेगा, सारे मकानों को सर्च करेगा और जहाँ वो मकान मिल जाएगा वहाँ वो डिलीवर कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए मकान के नंबर्स दिए गए हैं, तो मकान के नंबर तो क्रम में होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, मकान कॉलोनी को जब बनाया गया था तो पहले मकान का नंबर 1 और दूसरे का 10, ऐसे नहीं हो सकता। तो मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, मकान नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर मान लीजिए एड्रेस के रूप में उसका मकान का नंबर लिखा हुआ है, तो वो तुरंत ही उस मकान को खोज लेगा, क्योंकि उसको पता है मकान नंबर 11 जाना है, तो 10 नंबर के मकान तक तो रुकेगा ही क्यों। तो इस तरीके से मेमोरी में से वेरिएबल की वैल्यू को सर्च करने के लिए अगर हम प्रोग्राम में उस वेरिएबल का एड्रेस देते हैं, तो वो वैल्यू उस एड्रेस से सर्च कर ली जाती है डायरेक्टली। कंपाइलर को अपनी वो लिस्ट चेक करने की जरूरत नहीं जिसमें वेरिएबल के नाम के सापेक्ष में उस वेरिएबल को एड्रेस क्या लिखा हुआ है, पहले तो वो देखेगा, फिर उसके बाद उस एड्रेस पर जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने फास्ट कर दी कि वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का एड्रेस इस्तेमाल करें। ओके, अब बात आती है कि साहब वेरिएबल का एड्रेस कैसे स्टोर किए थे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि INT स्टार PTR। तो PTR क्या हो गया, PTR इज नथिंग बट ए पॉइंटर टू इंटीजर। लिखने में साथ में क्या लगाया, स्टार और PTR के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ये इसकी सिंटैक्स है पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि PTR इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कि PTR किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इंटीजर की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि PTR बराबर एम्परसेंड एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस इसे असाइन करवा देंगे जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर की जानी है या की गई है। तो ए का एड्रेस किस में आ गया, PTR में। ये लीजिए PTR भी मौजूद है।
इसमें क्या आ गया, ए का एड्रेस कितना है 1000। अब हम हमारे प्रोग्राम में k इजिकल टू स्टार PTR प्लस 12 लिखते हैं, तो इसका मतलब है PTR में वैल्यू कितनी है 1000 का आगे क्या लगा हुआ स्टार, यानी कि 1000 पे जो वैल्यू उसे एक्सेस कर लीजिए, यानी कितनी होगी 12 प्लस 12 कितने हो गए, ये 24। पिछले वाले केस में बनने क्या लिया था, ए लिया था, तो वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल के नाम से एक्सेस किया जा रहा था। यहाँ पे अपन ने क्या लिया है स्टार PTR इन प्लेस ऑफ ए, बात वही है, वैल्यू एक ही एक्सेस हो रही है, लेकिन यहाँ वहाँ पे बाई नेम हो रही थी और यहाँ पे बाई एड्रेस हो रही है। सो दिस प्रोसेसिंग इज फास्ट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, इसीलिए हम इन पॉइंटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे C और C के मुकाबले या कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। C++ में कांस्टेंट पॉइंटर आप डिफाइन कर सकते हैं और पॉइंटर टू कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए CHAR स्टार CONST PTR1 बराबर डबल कोट में एक स्ट्रिंग असाइन कर दी, गुड, सेमीकोलन। INT CONST स्टार PTR2 बराबर $M, ये हमारा कांस्टेंट पॉइंटर है और ये हमारा पॉइंटर टू ए कांस्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज वेरी सिंपल। यहां पे PTR1 को अपन ने पॉइंटर डिक्लेयर किया, ये हमारा स्पेस, इस स्पेस में क्या स्टोर हो गया, स्ट्रिंग गुड, माना कि इसका एड्रेस कितना है 1000, तो ये जो हमारा PTR1 है जो इशारा कर रहा है इसकी तरफ, ये कांस्टेंट पॉइंटर है, यानी कि यहाँ पे क्या है 1000 है। आप चाहें तो भी इस पॉइंटर की वैल्यू को नहीं बदल सकते, क्योंकि पॉइंटर कैसा हो गया, कांस्टेंट पॉइंटर हो गया। जबकि दूसरे केस में PTR2 एक पॉइंटर है जिसके पास क्या है, M का एड्रेस, माना कि एड्रेस 1000 है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, M की तरफ। लेकिन यहाँ हमने रिजर्वर लगा रखा है CONST, तो ये पॉइंटर टू क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि M की वॉट एवर द वैल्यू इज देयर दैट कैन नॉट बी चेंज, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, एक कांस्टेंट का पॉइंटर डिक्लेयर किया है।
PTR2 is declared as pointer to a constant. It can point to any variable of correct type. यानी कि ये इंटीजर टाइप के कांस्टेंट की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि वो वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है. बट द कंटेंट्स ऑफ व्हाट इट पॉइंट्स टू इट कैन नॉट बी चेंज. यानी कि जो कंटेंट्स हैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो नहीं बदलने चाहिए. वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर बोथ द पॉइंटर एंड द वेरिएबल एज कॉन्स्टेंट्स. हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं. किस प्रकार से कि साहब पॉइंटर भी कांस्टेंट हो जाए या पॉइंटर जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो भी कांस्टेंट हो जाए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? CONST कांस्टेंट, CHAR स्टार CONST पॉइंटर का नाम बराबर डबल कोट में उसकी प्रारंभिक वैल्यू, यानी कि गुड. यानी कि यहाँ पे इसी केस को मान लें ये भी कांस्टेंट हो गया और ये वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई. यानी कि पॉइंटर में 1000 है, 1000 कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड. 1000 जिस तरफ इशारा कर रहा है उस लोकेशन पर जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो सकती. यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन हो गई. ये चीज़ें हम C में नहीं कर सकते थे, ये C++ में कर सकते. C++ में पॉइंटर्स का उपयोग एक्सटेंसिवली किया जाता है, इसलिए पॉइंटर्स हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए. क्योंकि यहाँ किस जगह कांस्टेंट लगेगा, किस जगह स्टार लगेगा, इसी का फ़र्क है खाली. अगर गलत जगह लगा दिया तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है. नाउ कमिंग टू सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. symbolic constants. What are symbolic constants? There are two ways of creating symbolic constants in C++. Number one, using the qualifier CONST. CONST is a reserved word of the C++ as well as C. दूसरा, defining a set of integer constants using ENUM कीवर्ड. एन्यूमरेटेड कीवर्ड्स के द्वारा भी हम ए सेट ऑफ इंटीजर्स कांस्टेंट्स यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज़ का एक सेट, उसको हम एक आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हैं. यानी कि उस आइडेंटिफायर की वो पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल CONST INT साइज बराबर 10. यहाँ पे साइज नाम के वेरिएबल को अपन ने क्या बना दिया? कांस्टेंट बना दिया. यानी कि साइज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 10 ही रहेगी. इट कैन नॉट बी चेंज. लेकिन अगर हमने इस तरह के सिंबॉलिक कांस्टेंट को यूज़ किया कि साइज़ क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ये क्या बता रहा है? इस अरे की साइज़ को बता रहा है विच इज़ 10. दिस वुड बी ए इलीगल इन C, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? कांस्टेंट. हाँ, C में इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते थे? हैश सिंबल डिफाइन SIZE और यहाँ पे 10, सॉरी ये नहीं लगता वो, और यहाँ पे हम यूज़ करते तो सही था,
अगर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट है तो सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज क्या एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है जिसको प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे साइज का प्रारंभिक मान भी दिया गया है 10। तो जहाँ जहाँ हमें 10 यूज़ करना है वहाँ वहाँ हम इस साइज नाम के सिंबॉलिक कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन C++ में कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, तो कांस्टेंट का उपयोग करके भी आपने साइज को क्या बना दिया, कांस्टेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हम इस साइज को एज ए अरे का साइज बताने वाला वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। C++ में कांस्टेंट जो है हमेशा जब डिक्लेयर होगा वो इनिशियलाइज होना चाहिए, यानी कि CONST साइज बराबर 10। यहाँ पे डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट, इसे क्या बोलते हैं हम, इनिशियलाइजेशन। यानी कि वेरिएबल का पहले डिक्लेरेशन करो, इमीडिएट उसको क्या करो, असाइन करवाओ वैल्यू के साथ। तो इस पूरे डबल प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट हैज़ टू बी इनिशियलाइज्ड। Constant in C++ defaults to the internal linkage and therefore it is local to the file where it is declared। कहने का मतलब है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर फाइल में या प्रोग्राम जो लिखा है उसके अंदर हमने इस तरह की कोई डेफिनेशन दी है तो ये माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, प्रोग्राम के लिए लोकल है, उससे बाहर उसका कोई स्कोप नहीं होगा। अगर हमने फाइल के बाहर यानी कि प्रोग्राम के बाहर इस तरह का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे क्या माना जाएगा, ग्लोबल माना जाएगा। और उसको डिक्लेयर करने के लिए हमें या तो स्टैटिक रिजर्व वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा या एक्सटर्न रिजर्व वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने लगा दिया EXTERN, तो ये क्या हो गया, एक एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया, बट इट इज़ ए कांस्टेंट। यानी कि इसको हम किसी फाइल में कोई प्रोग्राम लिखा गया है, इससे बाहर डिक्लेयर करेंगे तो इस फाइल में जितने भी फंक्शंस होंगे उन सभी फंक्शंस में ये ग्लोबल कांस्टेंट वेरिएबल यूज हो सकता है। और अगर मेन के अंदर डिक्लेयर कर देते तो एक्सटेंड शब्द की जरूरत नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या माना जाता, लोकल माना जाता, यानी कि विद इन दैट फंक्शन ही उसका स्कोप था, यानी कि उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरा मेथड अपन ने लास्ट वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एन्यूमरेटेड ENUM, उसके बाद आइडेंटिफायर का नाम बराबर, उसके बाद विद इन द ब्रेसेस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या एन्यूमरेटेड कॉन्स्टेंट्स के नाम, या तो कॉन्स्टेंट दे दीजिए या नाम दे दीजिए। अगर आपने नाम दिए हैं तो पहले एन्यूमरेटेड कॉन्स्टेंट की प्रारंभिक मान क्या माना जाएगा, 0, अगले का 1 बढ़कर 1, अगले का 2, इस तरह से। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते थे आप। ENUM आइडेंटिफायर मान लीजिए डेज, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से। तो यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, 0, ये क्या है 1, अगला 2।
लेकिन आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मंडे बराबर 1 कर दिया, ट्यूसडे वेडनेसडे बेस क्लोज। तो यहाँ पे मंडे का प्रारंभिक मान क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा, अगले का 2, अगले का 3। तो इस तरह से हम इन को भी क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। नाउ कमिंग टू द टाइप कॉम्पेटिबिलिटी। टाइप कॉम्पेटिबिलिटी क्या है? सपोज कीजिए INT A, B. There are two variables A and B which are declared as an integer. तो हम A बराबर B लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे B की वैल्यू को A को असाइन करवा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ यहाँ पे क्या है? ऐसे वेरिएबल है जिनकी टाइप क्या है? समान है। लेकिन C++ के अंदर ये चीज़ बड़ी स्ट्रिक्टली देखी जाती है कि दोनों तरफ टाइप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि INT है, शॉर्ट INT है या लॉन्ग INT है, ये तीनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। दे मस्ट बी कास्ट व्हेन देयर वैल्यूज आर असाइन टू वन अनदर। अगर मान लीजिए एक तरफ लॉन्ग INT है और एक तरफ INT है, आप लॉन्ग INT को असाइन कर रहे हैं, क्लियर? तो ये चीज़ जो हमारी है, लॉन्ग INT का मतलब जब वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है और INT में मैग्नीट्यूड छोटा है। ऑब्वियसली लॉन्ग INT में कितने वर्ड चाहिए? 2 वर्ड, और INT में कितने चाहिए? 1 वर्ड। तो 2 वर्ड का मैटर 1 वर्ड में जाएगा तो वैल्यू ट्रंकेट होगी कि नहीं होगी? यानी कि जो हायर ऑर्डर की बिट्स हैं वो डिस्कार्ड कर दी जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम INT को लॉन्ग INT में ले जा रहे हैं, तो C++ में तो क्या था? जो डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन था वो क्या करता था कि INT वैल्यू को लॉन्ग INT में जाने देता था। छोटी वैल्यू बड़े स्थान पर रखने को जा रही है, जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी वैल्यू वो ऑक्यूपाई कर रहा है लॉन्ग INT में कर ले, रिमेनिंग पोजीशंस खाली रह जाएंगी। लेकिन C++ में क्या है कि हम INT को पहले कास्ट करेंगे किसमें? लॉन्ग INT में, यानी कि टेम्परेरीली वो वैल्यू लॉन्ग INT में कन्वर्ट होगी, फिर लॉन्ग INT वैल्यू लॉन्ग INT को असाइन हो सकते हैं। दीज आर सम रेस्ट्रिक्शंस इन C++। सिमिलरली असाइंड character and unsigned character are considered as different types, although each of these has a size of 1 byte। सबकी सेम 1 बाइट है लेकिन इनको अलग माना जाता है। इसलिए जब भी हम असाइन करने का प्रयास करेंगे इस तरह से, तो हमें कॉम्पेटिबिलिटी का ध्यान में रखते हुए पहले कास्टिंग करनी होगी। जिस टाइप की वैल्यू में उसे रखने जा रहे हो, तो जो हमारा सोर्स है वो कास्टिंग के द्वारा टारगेट के अनुसार बदल जाना चाहिए। सो दीज आर सम नोटेबल डिफरेंसेस जो कि C और C++ में थे, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाएगा। नाउ कमिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस तरह से किया जाता है C++ में। यहाँ पे वो सेम तरीका अपनाया जाता है जो C में अपनाया जाता था। उसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है: सिंटैक्स, डेटा की टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम, सेमीकोलन। एग्जाम्पल के लिए INT A। अगर सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स हैं तो एक से अधिक वेरिएबल
कॉमा लगा लगा के भी एक साथ एक लाइन में डिक्लेयर किए जा सकते हैं। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में एक ही फ़र्क है कि सी में तो जितने भी वेरिएबल्स हमको प्रोग्राम में यूज़ करने होते थे वो हम जो फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन की, वहाँ उसके तुरंत बाद डिक्लेयर हो जाने चाहिए विद देयर डेटा टाइप्स। जबकि सी प्लस प्लस में यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेंसी है कि यहाँ हम जब वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो ठीक यूज़ करने से पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए सी में देखिए int x और लूप लगाया x बराबर 0 से लेस देन इक्वल टू 15 और x प्लस प्लस। जबकि सी प्लस प्लस में क्या कर सकते हैं हम, फॉर लूप int x बराबर 0 x लेस देन इक्वल टू 15 और x प्लस प्लस। यानी कि इस पॉइंट पे हम x यूज कर रहे हैं तो यहाँ x को जब प्रारंभिक मान दिया जा रहा है उसी समय ही डिक्लेयर कर दो, चलेगा। लेकिन सी के अंदर ये नहीं चलेगा। सी के अंदर किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। कल हम आगे पढ़ेंगे जिसमें डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, रेफरेंस वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।